You can start my class. Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester 1. Subject is financial accounting. So this is our last class today. So I have already told you कि we were doing branch accounting. ठीक है, branch accounting जो था वो हमारा टॉपिक रह गया था. तो मैंने बोला था आज की क्लास में जितना होगा कवर करेंगे. इसलिए मैं ज्यादा टाइम जो है इनिशियली वेस्ट नहीं करूंगी. ठीक है, उसकी थियोरी जो है वो आप सब पढ़ सकते हो. सिर्फ बेसिक बता रही हूँ. ब्रांच अकाउंट बेसिकली क्योंकि जो कोई भी फर्म होती है, कंपनी होती है, तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांचेस जगह जगह पे खोल लेती है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में. तो अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं और वहां से अपना बिजनेस वो लोग बढ़ाते हैं. ठीक है, तो उनकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग की जाएगी कि कोई अलग जगह पर कितने सारे शोरूम्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस उन्होंने खोली हुई हैं, आउटलेट्स उसके हैं जहाँ पर सेल बेसिकली होती है. तो उन सब की जो है अपनी अकाउंटिंग वो लोग करते हैं. ठीक है, तो हेड ऑफिस, एक मेन हेड ऑफिस होता है जहाँ वो जो सेटअप होता है और जो अपनी मल्टीपल ब्रांचेस खोलता है. तो ब्रांच अकाउंटिंग जो हमें पढ़ना है, बेसिकली हमें डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है. डिपेंडेंट ब्रांच में क्या है कि जो भी फर्म के बुक्स अकाउंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में बनाता है. ठीक है, तो इसमें आपके जो है दो सिस्टम है. अंडर टू सिस्टम्स वी हैव टू डू दिस अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग. एक है डेटर सिस्टम और दूसरा है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. आई एम रिमूविंग माय बैकग्राउंड, गिव मी अ सेकेंड. Yeah, I think board is visible to everyone now. Now it will be more clear, right? So branch accounting जो है, इसमें आपको दो मेथड पढ़ने हैं. एक है डेटा सिस्टम और एक है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी मेथड पे आ सकता है, दोनों ही मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले डेटा सिस्टम की बात करेंगे. डेटा सिस्टम में जो है सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो होता है ब्रांच अकाउंट. तो ब्रांच अकाउंट हमेशा ब्रांच के नेम से बनता है. जिस जगह भी ब्रांच एस्टैब्लिश है, जो भी सिटी है, स्टेट है, उसके नाम से बनता है. लाइक हैदरा ब्रांच में. ओके, आई एम स्टॉप शेयरिंग. हाँ, तो हैदराबाद ब्रांच, अगर हैदराबाद में ब्रांच एस्टैब्लिश है तो वो हैदराबाद ब्रांच अकाउंट बनाएंगे. दिल्ली में ब्रांच एस्टैब्लिश है तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, तो मैं उसका फॉर्मेट बता रही हूँ. सबसे पहले हम जो है डेटा सिस्टम करेंगे. बोर्ड मस्ट बी विजिबल नाउ. आई हैव स्टॉप्ड शेयर दिस स्क्रीन. तो अंडर डेटा सिस्टम पहले हम डेटा सिस्टम की बात करेंगे. डेटा सिस्टम में ब्रांच अकाउंट बनता है. प्राइमरीली जो आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाएगा तो उसमें आपको ब्रांच अकाउंट बनाना होता है. उसका परफॉर्मा जो है वो बता रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एसेट्स ट्रांसफर करते हैं. इंडिविजुअल एसेट्स, आपको वहां पर जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होंगे एसेट्स के, लाइक आपको स्टॉक दिया होगा, डेटा दिया होगा, फर्नीचर दिया हुआ हो सकता है, कैश बैलेंस दिया हुआ हो सकता है. तो जो भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं वो इंडिविजुअल एसेट्स आप बाय नेम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे. इसी तरह कोई इंडिविजुअल लाइबिलिटी है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस. इंडिविजुअल लाइबिलिटी लाइक आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, या कोई और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई क्रेडिटर्स है, जो भी आपको लाइबिलिटी दी हुई है, यू विल ट्रांसफर लाइबिलिटी हियर. देन गुड्स सेंड टू ब्रांच. हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ गुड्स भेजती है जो वो फर्दर सेल के लिए यूज करता है.
ठीक है, वो गुड्स हेड ऑफिस, जो भी ब्रांच है बेचने के लिए सारे गुड्स उसको हेड ऑफिस से रिसीव होते हैं, तो वो जो गुड्स हेड ऑफिस ट्रांसफर करता है ब्रांच को, दैट इज नोन एज गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच के बाद इधर हम दिखाते हैं रेमिटांसेस टू हेड ऑफिस। यहाँ पर क्या होता है, ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर मेन ब्रांच है, तो जो ब्रांच है वो जो भी उसकी कलेक्शन होती है, जो भी, क्योंकि वो सारा ब्रांच जो अकाउंट है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, तो ब्रांच के सारे खर्चे हेड ऑफिस बियर करता है, और ब्रांच की जो भी इनकम होती है, जो भी रिवेन्यू होता है, वो सारा हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ब्रांच में सारे एक्सपेंसेस, ब्रांच के सैलरी हुआ या रेंट हुआ, कोई भी एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस मैक्सिमम टाइम जो है ब्रांच ही हेड ऑफिस बियर करता है। तो उसके बदले में ब्रांच जो होती है वो जो भी कैश रिसीव करती है, तो कैश दो जगह से रिसीव करेगी, या तो कैश सेल्स आएगा, वहां से कैश आएगा, या फिर उन्होंने डेटर को कुछ उधार पे सामान बेचा तो उनसे जो कलेक्शन होगी, तो वो जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो पूरा का पूरा हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज नोन एज रेमिटांसेस टू हेड ऑफिस। तो इसमें दो चीजें आएंगी आपकी, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, रेमिटांसेस टू हेड ऑफिस में दो चीजें आ रही हैं आपकी। इसके बाद ब्रांच से जो गुड्स रिसीव होते हैं, कई बार ब्रांच कुछ गुड्स रिटर्न भी कर देता है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, कुछ गुड्स हो सकता है कि ठीक ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो ब्रांच है हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम रिटर्न में लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसमें ब्रैकेट में हम लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुड्स रिसीव किए, अगर जो ब्रांच है वो गुड्स हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करेगा, वो तो रिटर्न गुड्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा ब्रांच के जो कुछ भी एक्सपेंसेस अगर हैं, तो वो यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट किसी भी नाम से आएंगे। ठीक है, ये कौन से एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पर, विद इन ब्रैकेट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस बियर कर रहा है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दीज एक्सपेंसेस शुड बी बियर बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस उसको पे करता है, तो वो बैंक अकाउंट, वो उतना कैश जो है ब्रांच को भेज देता है, तो जो भी रिसीव होगा वो एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो गुड्स होते हैं, कई बार डेटर्स जो हैं वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर देते हैं, तो वो भी यहीं पर आएगा गुड सेंट टू ब्रांच में। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ रिटर्न। कई बार इंटर ब्रांच ट्रांसफर होता है, जैसे ये वाली ब्रांच है, ये किसी और ब्रांच से गुड्स रिसीव कर रही है, दिल्ली ब्रांच है, ये मुंबई ब्रांच से कुछ गुड्स रिसीव कर रही है, तो वो यहाँ पर आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये है ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, किसी और ब्रांच ने गुड्स भेजे हैं तो वो यहाँ पर आएगा गुड्स रिटर्न डेटर कर रहे हैं डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अगर सिर्फ है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, ठीक है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो डेटर अकाउंट में जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है। हेड ऑफिस अपनी बुक में कौन सी एंट्रीज इन्वॉल्व करता है, जहां पर हेड ऑफिस का कुछ लेना देना है। अगर डेटर हेड ब्रांच को कोई गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें हेड ऑफिस पार्टी नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। बट अगर डेटर डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं goods sent to branch return by debtor। ठीक है, उसके ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे रिटर्न बाय डेटर, और फिर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। जिन भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस था, 1 2 3 4 जितने भी आपके दिए हुए थे, तो जिन एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस था उन एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। ये हमेशा याद रखना है, जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो आपको यहाँ से चेक करना है कि जितने एसेट्स का ओपनिंग था उतने का क्लोजिंग आया या नहीं आया, क्योंकि कई बार आपको जो है फिगर्स मिसिंग होती है। ठीक है, कि सपोज आपको ओपनिंग डेटर तो दिया है बट आपको क्लोजिंग डेटर नहीं दिया, तो उस केस में आपको क्या होगा, आपको क्लोजिंग डेटर निकालना होगा, दैट वुड बी द मिसिंग फिगर। आपको वहां पर फिर इस केस में आप मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाते हो।
मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाते हैं और कोई भी फिगर मिसिंग होती है, सपोज हमको कलेक्शन नहीं दी हुई तो हम डेटर अकाउंट बनाएंगे, कलेक्शन निकल आएगी, या हमको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, डेटर अकाउंट बनाएंगे। तो ये आपको चेक करना है। अगर आपको डेटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, आपको क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कलेक्शन दिया हुआ है, बेड डेट्स दिए हुए हैं, क्योंकि बेड डेट्स कौन से होते हैं कि हम उधार पे सामान बेचा और हमें अब वो पैसे वापस नहीं मिल रहे, दैट इज बेड डेट्स, राइट। तो अगर आपको डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी है, इट मींस आपको मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाना है, बिकॉज दिस इज नॉट दी रिक्वायर्ड अकाउंट इन डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम में ये रिक्वायर्ड अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं कि अगर कोई भी बैलेंस मिसिंग है तो उसको हम वहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका ब्रांच अकाउंट बनता है, ये आपका कॉस्ट बेसिस पर भी हो सकता है और इनवॉइस बेसिस पर भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना है। ब्रांच अकाउंट कैन बी ऑन कॉस्ट बेसिस और इनवॉइस बेसिस। इनवॉइस इज व्हाट? इनवॉइस इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसे हमारा होता है ना, एक हमारा होता है कॉस्ट प्राइस और एक हमारा होता है सेलिंग प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस में क्या होगा? इनवॉइस प्राइस में जो आपका यहाँ पर सपोज स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, ये सारे हमेशा इनवॉइस वैल्यू पर होंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि सपोज आपको अगर स्टॉक है, स्टॉक अगर आपको इनवॉइस प्राइस पर दिया है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मिलेगा, इफ स्टॉक इज गिवन ऑन इनवॉइस प्राइस तो आपको ब्रांच अकाउंट इनवॉइस बेसिस पर बनाना है। और अगर आपको स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस पर दिया हुआ है तो उस केस में आपको कॉस्ट बेसिस पर ब्रांच अकाउंट बनाना है। ब्रांच अकाउंट में आएगा क्या? ब्रांच अकाउंट क्योंकि हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो सिर्फ उसी से रिलेटेड जो जिन ट्रांजैक्शन में हेड ऑफिस इन्वॉल्व है, सिर्फ वही वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएंगी। तो ब्रांच के सारे ओपनिंग एसेट्स यहाँ पर आएंगे जो भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, ओपनिंग एसेट्स। फिर हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, टोटल गुड्स सेंड बाय ब्रांच, सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये आपके गुड्स सेंड टू ब्रांच में आएंगे। ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस हेड ऑफिस बियर करता है तो वो उसको जो है कैश कुछ भेज देता है। तो जो भी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस बियर कर रहा है वो वाले एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन होंगे। कोई और ब्रांच इस ब्रांच को गुड्स भेज रही है तो वो वाले गुड्स यहाँ पर आएंगे। लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी अगर आपको दी हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, कुछ भी आपको दिया हुआ है वो आपकी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। हेड ऑफिस की सॉरी ब्रांच की जो भी कलेक्शन होगी, जो भी कैश उसके पास अवेलेबल होगा थ्रू कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो टोटल अमाउंट हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है, तो वो रेमिटेंसेस हम लिख रहे हैं इसलिए, ठीक है। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ गुड्स रिटर्न करती है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न बाय डेटर हम मेंशन करेंगे। फाइनली यू विल राइट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड हियर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। और यू विल गेट दी प्रॉफिट और लॉस, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डेटा सिस्टम। तो अगर कॉस्ट बेसिस पर है तब तो कुछ नहीं है, तब तो ये पूरा एज इट इज, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया दिस इज ऑन कॉस्ट बेसिस। अगर आप इनवॉइस बेसिस पर लेते हो, अगर आपको क्वेश्चन में इनवॉइस बेसिस पर दिया है, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट अलग शो करना है। आप प्रॉफिट अलग शो करोगे तो प्रॉफिट आपका बेसिकली 4 चीजों में इंक्लूड होता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन 4 ट्रांजैक्शंस। 4 ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है गुड्स सेंट टू ब्रांच, और एक होता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच।
ये 4 चीजें होती हैं जिनमें आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है। तो ये कब होता है? जब हम इनवॉइस बेसिस पर बना रहे हैं। तो इनवॉइस बेसिस पर इन चारों में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हम ऑपोजिट साइड लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है? स्टॉक हमारा यहाँ पर है, इंडिविजुअल एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कितना % प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हम वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और इधर हम लिख देंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये होता है लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर प्रॉफिट को जो है लोड वर्ड यूज करते हैं, दे यूज लोड वर्ड। प्रॉफिट के लिए लोड वर्ड यूज किया जाता है। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो प्रॉफिट निकालकर हम इधर स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखाते हैं और मेंशन कर देते हैं लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? इसी तरह मैंने दूसरी चीज बोली क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है। इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ऑपोजिट साइड आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर? स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे और स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, इनका प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। थर्ड और फोर्थ गुड्स, ये है गुड्स सेंट टू ब्रांच, दिस इज गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसका भी सेम वे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रैकेट में लिखेंगे लोड। You will just write load, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। लोड मीन्स प्रॉफिट। तो इस गुड सेंट टू ब्रांच में जो भी प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करेंगे और उसको हम इधर इसी नाम से लिखेंगे गुड सेंट टू ब्रांच, बट ब्रैकेट में मेंशन करेंगे लोड, ठीक है? लोड दोबारा बता रही हूँ, लोड मीन्स प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसी तरह यहाँ पर गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच है, दिस इज गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। इसका लोड इस साइड आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर गुड्स सेंट टू ब्रांच लोड ऑन गुड्स रिटर्न। ये 4 चीजों में प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है। तो इन चारों का प्रॉफिट मार्जिन आप प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करोगे, ऑपोजिट साइड लिख दोगे और ब्रैकेट में लोड हमेशा लिखना है, तभी पता चलेगा कि ये आपने प्रॉफिट मार्जिन सेपरेट कर दिया। I hope you have noted down this format of data system. I have to quickly start with the question. Done? Have you noted down? So that I can start with the question. I need to share the screen to show the question. कौन सा question मैं कराने वाली हूँ वो question मुझे show करना है. So have you done with this? Format बना लिया सबने? अब बेटा हिंदी मीडियम की बुक्स देख लो जो भी अवेलेबल है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट क्योंकि मेरा को हिंदी मीडियम के बारे में नहीं पता है। चलो, आई एम शोइंग यू अ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो अभी हम डेटा सिस्टम का करने वाले। ये तो वो फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपका बनाया है, ठीक है? ये मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, जो मैंने डेटर अकाउंट बोला, डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम डेटर अकाउंट में डालते हैं। ये अगर इनवॉइस प्राइस है तो यहाँ पर ये स्टॉक रिजर्व जो आ जाता है ये वो है। अब ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये क्वेश्चन की बिगनिंग है। X company has a branch at Delhi. Goods are invoiced from head office at cost plus 33 1/3%. तो it is directly 1/3 of cost. ठीक है, 33 1/3% is 1/3 of cost. तो यहाँ पर आपको गुड्स जो दिए हुए हैं इन्होंने बताया इनवॉइस्ड है। किस वैल्यू पर इनवॉइस्ड है? कॉस्ट में 1/3 प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है इन्होंने।
ठीक है, तो आपको प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू डेटर सिस्टम। तो मेथड मेंशन कर दिया, डेटर सिस्टम आपको यूज करना है और प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्लस 1/3 ऑफ कॉस्ट है। ओपनिंग बैलेंसेस आपको किसके दिए हैं? डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया। पेटी कैश इज व्हाट? क्योंकि इसके जो मेजर खर्चे होते हैं ब्रांच के वो सारे हेड ऑफिस बियर करता है। ये हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का बेसिक रूल होता है कि जो भी ब्रांच स्टैब्लिश होती है उसके सारे मेजर एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस बियर करता है, बट अपने कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत कैश बचा के रखते हैं अपने लिए, तो दिस इज पेटी कैश। ठीक है, फर्नीचर आपको दिया हुआ है। आई होप यू ऑल हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट। आई एम वेटिंग फॉर 1 more सेकेंड। जिसने नहीं लिया अभी ले लो। आई विल स्क्रॉल डाउन। एक मिनट में इसका साइज रिड्यूस कर देती हूँ। हाँ, तो अब आपको ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आ जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है स्टॉक आईपी। आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। आईपी का कहीं पे भी आईपी लिखा हुआ है इस चैप्टर में, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस होता है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है आपको इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ है। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। ठीक है, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने कैश भेजा है 2000। ब्रांच के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिए हुए हैं, फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पेटी एक्सपेंसेस। फाइन। फिर आपको सेल्स दी है, कैश सेल दी है, क्रेडिट सेल्स दी है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। तो इन्होंने ये तो बोला नहीं है डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, तो ये हमारा इस ब्रांच अकाउंटिंग में नहीं आएगा। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस पर, एंड गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। तो पूरे साल में हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स भेजे हैं वो ये है। ठीक है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। जल्दी से लो, देन आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें देखो ओपनिंग बैलेंसेस किस किस के दिए थे। ओपनिंग बैलेंसेस हमें 4 दिए थे, डेटर, पेटी कैश का, फर्नीचर एंड स्टॉक, और क्लोजिंग हमें सिर्फ एक स्टॉक दिया है। इसका मतलब बाकी सबके क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालने पड़ेंगे। यही चीज कंपेयर करने को मैंने बोला कि जिसका आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 में से सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हैव यू टेकन? आई शुड स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। शुड आई? कहाँ ब्लैकनेस है? What confused? आज मैं अभी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कराना ताकि मैं दूसरा मेथड भी इंट्रोड्यूस कर दूं। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द स्क्रीन। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को हम शुरू करने वाले हैं। क्या बेटा, क्या कंफ्यूज? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पर आपको क्योंकि डेटा सिस्टम यूज करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इट मींस आपसे जो प्राइमरीली एक अकाउंट एक्सपेक्टेड है वो है सॉरी, दिस इज ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सो ये जो ब्रांच है कहाँ एस्टैब्लिश है? दिल्ली में। यही बताया इन्होंने, दिल्ली में ब्रांच एस्टैब्लिश है। आई एम स्टॉप शेयरिंग, नहीं तो आप लोग यही लिखते रहोगे। या तो यहाँ पर जो हमारा ब्रांच अकाउंट बनेगा, इट विल बी बाय द नेम दिल्ली ब्रांच अकाउंट। इन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो ब्रांच है दिल्ली में एस्टैब्लिश है, तो जो आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे वो दिल्ली ब्रांच अकाउंट के नाम से बनाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस बीडी, क्योंकि वो कैरिड डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो बैलेंस बीडी क्या क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले आपको दिया है डेटर 10,000, पेटी कैश 1,000, फर्नीचर 2,000, stock is at invoice price, so I am writing IP in the bracket also 8,000. ठीक है, अब क्योंकि स्टॉक हमारा इनवॉइस प्राइस पर है, हमें लाइबिलिटी तो कुछ दी नहीं है, देयर इज नो लाइबिलिटी, सो वी विल जस्ट स्किप इट. अब हमें क्योंकि स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ है, तो हमें इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है, ठीक है, वो प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा. तो अब इन्होंने हमें बोला क्या है, प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज कॉस्ट प्लस 1/3, 1/3 ऑफ कॉस्ट. तो आपको तो जो प्राइस दिया है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया. प्रॉफिट आपको पता है 1/3 ऑफ कॉस्ट है, बट सेलिंग प्राइस का कितना है? तो दैट इज ऑलवेज +1, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस. ये हमेशा याद रखना है. अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट दिया है और आपको स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ होगा, तो इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट का जो भी पार्ट दिया हुआ है उसके बेस में हम +1 कर देते हैं, ऑफ सेलिंग प्राइस बन जाता है. बेटा आई डोंट नो कि क्यों ब्लर आ रहा है, बिकॉज नेटवर्क कनेक्शन इज ओके फ्रॉम माय साइड. आई हैव नो क्लू कि व्हाई इट इज द बोर्ड ब्लर. कोई नेटवर्क इशू आपके पार्ट पे तो नहीं है? जो बोल रही हूँ बेटा वो ध्यान से सुनो, ठीक है. आपको जो प्रॉफिट मार्जिन ये हमारा इनवॉइस प्राइस पर स्टॉक हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अलग शो करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? इन्होंने हमें बोला है प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो अब कॉस्ट का तो 1/3 है, बट ये जो इनवॉइस प्राइस है उसका कितना होगा? तो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसमें +1 कर देते हैं. 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस हुआ. अगर 1/4 ऑफ कॉस्ट होता तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस हो जाता. दिस इज हाउ वी डू इट. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? आपको जो है इनवॉइस प्राइस पे निकालना है, तो इनवॉइस प्राइस के लिए हम हमेशा डिनोमिनेटर में +1 कर देते हैं. तो वो हो गया. अब हमारा ये कितना है? 1/4, क्योंकि हमें दिया हुआ है कॉस्ट का 1/3, तो इनवॉइस प्राइस का 1/4 प्रॉफिट है. तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक. ये हम साथ साथ लिख देते हैं कहीं भूल ना जाए इसीलिए. ठीक है, तो इसलिए जो एंट्री हम साथ साथ कर सकते हैं वो हम साथ साथ करते रहते हैं ताकि कोई भूल ना हो. आपको अगर इनवॉइस प्राइस पर ही आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया है जब तो कुछ नहीं करना, ठीक है, तब तो वही वाला आपका यूज हो जाएगा. बट अगर आपको कॉस्ट का दिया है, if your profit is on cost price then you need to add 1, and if it is on invoice price तब तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना. दैट्स इट. तो अब यहाँ पर कितना होगा? 8,000 का 1/4, तो ये हो गया स्टॉक रिजर्व 2,000. ठीक है, तो हमारा अब परफॉर्मा के हिसाब से हमने सारे ओपनिंग एसेट्स ट्रांसफर कर दिए. नेक्स्ट हमें क्या लेना है? गुड्स सेंट टू ब्रांच. गुड्स सेंट टू ब्रांच. तो ब्रांच ने कितने गुड्स भेजे हैं? यहाँ पर देखो नीचे, सबसे नीचे आपको दिया हुआ है ना 88,000. इसका टोटल करेंगे पहले. 21,000 ओपनिंग बैलेंसेस है. ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है 88,000. तो गुड्स सेंट टू ब्रांच भी हमेशा इनवॉइस प्राइस पर होगा, ये मैंने लिखवाया हुआ है. तो इसका भी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच
ब्रैकेट में हमें लिखना है लोड। लोड मतलब जो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है वो करना है। तो 88,000 का 1/4 करेंगे तो दिस इज 22,000। ठीक है, 88,000 टोटल है, इसका 1/4 प्रॉफिट निकाल देंगे तो 1/4 इज 22,000 इज द प्रॉफिट। अब हम ऊपर से देखते जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो ब्रांच जो है हेड ऑफिस से कैश रिसीव कर रही है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश सेंट है तो कैश अकाउंट आएगा फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं ये कैश क्यों आ रहा है, फॉर पेटी एक्सपेंसेस 2000 यहाँ पर भेजा है उन्होंने। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रांच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये आपको बताया है कि ब्रांच के कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है तो वो जो है वो कौन बियर करता है, वो हमारा हेड ऑफिस बियर करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी उनका एक्सपेंस होगा दैट एक्सपेंस विल बी रिम्बर्स बाय द हेड ऑफिस। कि अगर वहां पे ब्रांच का सपोज 10,000 का खर्चा हो गया तो ब्रांच हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा मेरे 10,000 खर्च हो गए हैं इसमें, और जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को 10,000 रुपए भेज देता है। तो यहाँ पर अब आपको ब्रांच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या बताया है, फ्रीट एंड एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स। बेड डेट्स किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है, यहाँ पर नहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो वो किस में एडजस्ट होगा, फर्नीचर में एडजस्ट होगा, वो एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर विल बी एडजस्टेड इन फर्नीचर। पेटी एक्सपेंस वो अलग है, पेटी एक्सपेंस के लिए तो अलग से पैसा भेज रहे हैं ना, जो हमने भी 2000 लिखा है तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने अलग से पैसा भेजा है। तो सिर्फ एक एक्सपेंस बचा हमारा फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट जो वो पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, क्योंकि बेड डेट्स दिया है वो डेटर अकाउंट में जाएगा, फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया है वो फर्नीचर में एडजस्ट होगा, और पेटी एक्सपेंसेस दिया है वो पेटी कैश के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें कितना रीइंबर्स करेंगे, 5600 का 5600 है तो 5600 का कैश जो है हेड ऑफिस से रिसीव हो जाएगा। एक्सपेंसेस हो गए। अब सेल्स दिया है तो यहाँ पर हमें अब क्या लिखना है, रेमिटांसेस टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हम रेमिटेंस दो जगह से मैंने बताया करते हैं, एक तो होता है कैश सेल्स और एक होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। दो चीजों से, दो जगह से कैश कलेक्शन होता है और वो हम हेड ऑफिस को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो कैश सेल्स हमें दी हुई है 50,000। ठीक है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखो नीचे दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो कितनी कलेक्शन है, 20,000। तो दिस वुड बी द टोटल कैश जो हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाएगा 70,000। ठीक है, तो टोटल कैश कलेक्शन 70,000 वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर दिया है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर। क्रेडिट सेल तो यहाँ नहीं आएगी ना, क्रेडिट सेल डेटर्स अकाउंट में जाएगी, गुड्स रिटर्न बाय डेटर वो भी डेटर अकाउंट में जाएंगे। कैश रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच विद इन ब्रैकेट रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, ब्रांच ने जो गुड्स रिसीव किए थे उसमें से कुछ गुड्स वो रिटर्न कर रहा है। कितने गुड्स रिटर्न कर रहा है, 2000। दिस इज द फोर्थ पॉइंट जहां पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, दो हम लिख चुके हैं, एक इसमें लोड आ गया एक इसमें लोड आ गया। अब ये जो गुड्स रिटर्न है ये इनवॉइस प्राइस के तो गुड्स हैं, उसी वैल्यू पर होंगे तो इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इसका प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में लोड ऑन गुड्स रिटर्न। तो ये कितना है, 2000 की वैल्यू थी उसका 1/4, तो दिस इज 500। ठीक है,
चार चीजें हमेशा याद रखना, चार चीजों में से हमें लोड अलग करना है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। तो ये गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच था, इसमें भी प्रॉफिट था, तो वो हम ऑपोजिट साइड लिखेंगे। 1/4 का हमारा प्रॉफिट है, तो टोटल वैल्यू का 1/4 इज द प्रॉफिट, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हम ले चुके। अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक, एट द एंड है ना, मतलब अब हमें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो वी विल स्टार्ट राइटिंग बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस बीडी कर दिया। अब क्लोजिंग बैलेंस है, तो अब हमें क्या याद रखना है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है, चार चीजें हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंस भी होने चाहिए। तो वो चार चीजें हैं, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और पेटी कैश। ये हमारे ओपनिंग एसेट्स थे, इनकी क्लोजिंग वैल्यू भी आएगी। तो स्टॉक एट द एंड तो हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया है 7800। दिस इज स्टॉक एट द एंड विच इज ऑलरेडी गिवन। क्लोजिंग स्टॉक है, इनवॉइस प्राइस पर है, यहां पर प्रॉफिट मार्जिन कर देंगे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, so 1/4 of 7800। तो इसमें से जो लोड था वो हमने हटा दिया। अब हमें चाहिए डेटर का क्लोजिंग स्टॉक, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, वर्किंग नोट बनाएंगे। मेक वर्किंग नोट, उसमें हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, और वो हमेशा वर्किंग नोट में आपका बनेगा। ठीक है बेटा, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, ब्रैकेट सबका पढ़ते जाओ। इधर गुड्स सेंट टू ब्रांच है, जो ओरिजिनली हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं बेचने के लिए। यहाँ पर ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है। इस गुड्स सेंट टू ब्रांच में जितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 88,000 इज द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ये जो मैंने निकाला है, ये यहाँ पर हमने प्रॉफिट लिखा है, लोड आई हैव रिटन इन ब्रैकेट। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है, इसके ब्रैकेट में ये देखो, ये लिखा है रिटर्न टू हेड ऑफिस, जो ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रही है। तो होता गुड्स सेंट टू ब्रांच ही है, बट आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होता है कि यहाँ पर आप क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, डेटर अकाउंट बनाओगे, डेटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। सबसे पहले बैलेंस बीडी, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 10,000। फिर यहाँ पर आएगी आपकी क्रेडिट सेल्स, डेटर को ही, क्रेडिट सेल डेटर को ही तो करते हैं ना, तभी तो हमारे डेटर हैं वो। तो क्रेडिट सेल हमें दी हुई है 36,000। इधर है सेल रिटर्न, हमें बताया है कि डेटर ने कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं, गुड्स रिटर्न बाय डेटर 800। इनसे हमने कैश कलेक्शन किया, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कितनी कलेक्शन की हुई है, 36 था, नहीं कितनी कलेक्शन की हुई है हमने यहाँ पर 20,000। डेटा से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ डालोगे, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और एक हमें दिया हुआ है बेड डेट्स। बेड डेट्स भी हमारे डेटर्स का ही होता है, तो वो हमें दिया हुआ है 50। और कुछ हमें दिया है डेटा से रिलेटेड, आई डोंट थिंक कि हमें और कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने डाल दी। अब यहाँ से हमारी बैलेंस सीडी जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस विल बी दी बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर टोटल 46,000 है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, सेल्स रिटर्न 800, सेल्स रिटर्न इज 800। ठीक है, सो दिस इज 25,150। क्लोजिंग डेटर्स आर 25,150। तो वो जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, क्लोजिंग डेटर्स आर 25,150।
नाउ कमिंग टू फर्नीचर, तो फर्नीचर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये वर्किंग नोट 1 बना दो, दिस इज वर्किंग नोट 2, ठीक है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया जो हुआ है वो है 2000 आई थिंक। ओपनिंग फर्नीचर 2000 दिया है, इसमें से जो डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस हो गया, ठीक है। पूरे साल में इतना डेप्रिसिएशन लगा तो इतनी उसकी वैल्यू कम हो गई 80। ड्यूरिंग द ईयर ना कोई फर्नीचर खरीदा है ना कोई बेचा है, सिर्फ ये दो एंट्री हमें दी हुई है फर्नीचर से रिलेटेड, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 1920, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। अगर कुछ सेल परचेज होता तो वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाता, बट कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाए, ठीक है। लास्ट वन इज पेटी कैश, पेटी कैश भी हमें निकालना पड़ेगा। पेटी कैश का छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। हमें बैलेंस बीडी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया था 1000, ठीक है। हमने पेटी कैश के नाम पर जो है हेड ऑफिस से पैसे रिसीव किए हैं 2000, कैश अकाउंट पेटी कैश के नाम पर हमने हेड ऑफिस से 2000 रुपए रिसीव किए हैं, वो हमने यहाँ शो कर दिए। हमारे कुछ पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये हमारा कैश अकाउंट जो हमने पे ऑफ किया, एक्सपेंसेस के नाम पर हमारे एक्सपेंसेस हो गए 1500, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा, 1000 ओपनिंग था, 2000 हमें इन बिटवीन मिला, तो टोटल पेटी कैश के नाम पे 3000 रुपए हमारे पास थे, 3000 में से 1500 रुपए हमारे खर्च हो गए, कितने बचे 1500। So this is the closing balance of petty cash. I think we have done with this. सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसका टोटल कर देंगे, टोटल शुड बी 36,370, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे कि प्रॉफिट आ रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच से या फिर लॉस आ रहा है। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है डेटर सिस्टम का, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, बिल्कुल ठीक है निशु। 36,370, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट whether there is profit or loss and how much. Please calculate in this account we are getting profit or loss and how much amount. Calculate it fast. ये कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन है डेटा सिस्टम का, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको डेटा सिस्टम में नहीं मिलेगा, आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा अगर डेटा सिस्टम आता है तो, ठीक है। इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, आपको डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ा, पेटी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ा, सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑन डेटा सिस्टम। Yes, calculate profit or loss, what we are getting quickly. माइंड में तो सब कुछ कर लेंगे, डेटर अकाउंट तो माइंड में नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। डेटर अकाउंट माइंड में नहीं हो सकता, कैलकुलेट तो करोगे, सो इट्स बेटर टू मेक अकाउंट बिकॉज इट हैज वेटेज। वर्किंग नोट की आपको पता है हमेशा वेटेज होती है। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, हमें हमारा आंसर सही है नहीं तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं दीज आर करेक्ट, वी हैव टेकन इनटू अकाउंट एवरी वैल्यू, देन ओनली वी कैन एंश्योर कि हाँ हमारा आंसर ठीक है। डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। प्रॉफिट हाउ मच, 20,000 तो नहीं आ रहा बेटा, 13,000 आ रहा है, 13,320, 7,000 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7,000, कहाँ पे आ रहा है चेक करो। आई थिंक वैल्यूज तो हमने सारी ले ली, 5 वैल्यूज इधर है और 6 वैल्यूज इधर है,
हाँ, प्लीज चेक व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट. 11,320 नहीं है. कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर रहे हो क्या? यूज योर कैलकुलेटर्स. 13,320 should be the profit. This should be the profit. Check. Is it coming? Good, Kritika. Your answer is correct. No, it's not 11,320. 2000 कुछ नहीं लिखा आपने. 2000 क्या मिसिंग किया? ये 2000 स्टॉक रिजर्व लिखा है इधर, या ये रिटर्न, गुड्स रिटर्न, ये दो में से कोई आपकी वैल्यू मिसिंग होगी. चेक करो. खुशी बिल्कुल ठीक है. आंसर 13,320. गुड. नाउ एवरीवन इज गेटिंग करेक्ट आंसर. चेक. जिनका नहीं आ रहा है, इट शुड बी 13,320. कोई फिगर मिसिंग तो नहीं है आप लोगों की? Complete it in 1 minute. Now I have to start with the second method. Yes, exactly. It's 13,320 issue. I have to start with the second method, stock and data system. I want to brief it up. उसको ब्रीफ करना है मुझे जल्दी से. ये निकाल लो. सबका आना चाहिए. 13,320 नहीं आ रहा है तो अपने अब यहाँ से अकाउंट से बैलेंस चेक करो कि ठीक है या नहीं. ठीक है. वर्किंग नोट देना है. वर्किंग नोट की वेटेज होती है. यू विल गेट मार्क्स फॉर, क्योंकि अगर आप डेटर अकाउंट बनाए बिना क्लोजिंग डेटर निकाल दोगे, हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. कहीं तो कैलकुलेट करोगे ना. ठीक है. सो you have to use your mind. You have to use your mind, but in making the accounts, it's not loss, Priyanshu, it's profit. चलिए, अब सबका आ गया ये. तो आई थिंक डेटा सिस्टम सबको क्लियर हो गया है ना. अब हम जो है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम करेंगे. डेटा सिस्टम में तो अभी हमने क्या किया, हमने ओपनिंग एसेट्स लिख दिया, क्लोजिंग एसेट्स लिख दिया. ठीक है. बट हम इसकी जो डिटेल है, जैसे अब हम स्टॉक लिख रहे हैं, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी 8,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 7,800. बीच में हमारे पास स्टॉक आया भी गया भी, तो हमें नहीं पता इन बिटवीन क्या हुआ. हमें सिर्फ ये पता है ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है. तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता चला कि कुछ हमारा लॉस भी हो रहा है. लाइक हमने पढ़ा है कि नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है. बट डेटर सिस्टम के अंदर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा नॉर्मल लॉस कितना है या हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना है. ठीक. क्योंकि अगर कोई लॉस आता है तो कंपनी कोशिश करती है कि उस लॉस को मिनिमाइज किया जाए, और इस अकाउंट में तो ये पता ही नहीं चल रहा कि लॉस कितना है. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारा सेकेंड मेथड होता है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. ठीक है. तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में आपको जो है अलग अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं. At least 4 accounts you always need to make in stock and data system. I am rubbing this. I am writing down here. Please check it. स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में 4 अकाउंट है. उसमें जो है आप ग्रॉस प्रॉफिट भी, हाँ तो आपने इंडिविजुअल एक जनरल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, जनरल प्रॉफिट या जनरल लॉस. बट इन केस ऑफ स्टॉक एंड डेटा सिस्टम we need to calculate gross profit as well as the net profit. तो इसमें 4 अकाउंट आपको मिनिमम बनाने होते हैं. फर्स्ट होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये 4 अकाउंट होते हैं जो आपको इसमें बनाने होते हैं. ठीक है. तो क्योंकि टाइम कम है तो मैं वर्बली ब्रीफ कर रही हूँ. मैं अकाउंट आपको एक बार शो भी कर दूंगी. तो आई शुड शेयर, आई थिंक. Now I am showing you the format of the account. तो ये है ब्रांच स्टॉक अकाउंट. सबसे पहले बात करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट की.
ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपको स्टॉक से रिलेटेड, जहां पर आपका स्टॉक यूटिलाइज हो रहा है, जहां पर आपका स्टॉक अफेक्ट हो रहा है, वो सारा आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ओपनिंग जो है, ये जो स्टॉक अकाउंट बनेगा, दिस इज ऑलवेज ऑन इनवॉइस प्राइस। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जो हमारा स्टॉक अकाउंट बनता है वो हमेशा हमारा इनवॉइस प्राइस पर बनता है। तो इसमें स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं, बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक। कई बार गुड्स इन ट्रांजिट हमें दिए हुए होते हैं कि बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में पिछले साल कुछ गुड्स इन ट्रांजिट थे, अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो वो इन ट्रांजिट आ जाता है। इसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो हमने यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच लिया था वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर इधर आ रहा है कैश सेल्स, क्योंकि उससे स्टॉक हमारा सेल्स हो रही है तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, इससे हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, फिर है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बेसिकली। ठीक है, ये यहाँ पर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जो आपको सिर्फ दिया हुआ होता है ना, जो हमारा डेटर सिस्टम में आता है, तो इसको हम किस नाम से लिखते हैं, इनके अकाउंट के नाम से लिखते हैं। अब हम कैश सेल्स करेंगे तो उससे कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश अकाउंट, तो वी यूज टू राइट ब्रांच कैश अकाउंट। क्रेडिट सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल हम डेटर अकाउंट में दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स गुड रिटर्न करेंगे तो वो डेटर्स अकाउंट से ही आएगा, तो ये टू ब्रांच डेटर अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। और अगर वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न करेंगे तो वो इधर हमारा अगेन गुड सेंड टू ब्रांच के नाम से आएगा। इसके अलावा आपको अगर यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ठीक है, इफ सम एबनॉर्मल लॉस इज गिवन टू यू, कि 3000 का जो गुड्स थे हमारे सपोज फायर में खराब हो गए, जल गए, खराब, ठीक है, तो 3000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन अलग लेंगे और उसमें कॉस्ट प्राइस अलग लेंगे। प्रॉफिट जो होगा वो हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, और जो हमारा लॉस, जो हमारी कॉस्ट होती है वो ब्रांच P&L अकाउंट में जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की बात कर रही हूँ। एबनॉर्मल लॉस में हम प्रॉफिट और कॉस्ट अलग अलग करेंगे, कि जैसे 3000 का हमारा टोटल लॉस हुआ, 1000 प्रॉफिट था, 2000 की कॉस्ट थी, तो 1000 जो है, जो प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, और जो 2000 की कॉस्ट है वो P&L अकाउंट में जाएगी। ठीक है, नॉर्मल लॉस अगर है, नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है, तो दिस इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नॉर्मल लॉस हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये अगर 1000 रुपए का भी नॉर्मल लॉस है तो पूरा का पूरा 1000 रुपए सिर्फ एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, और इस अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर होती है, अगर डेबिट साइड पर बैलेंस आता है तो वो सरप्लस होता है, क्रेडिट साइड पर बैलेंस आता है तो वो शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज इज ऑल्सो अन एबनॉर्मल लॉस। तो शॉर्टेज अगर आती है तो उसमें भी प्रॉफिट और कॉस्ट अलग अलग करते हैं। प्रॉफिट हमेशा किसमें जाएगा, हमारा प्रॉफिट हमेशा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट हमेशा P&L अकाउंट में जाएगी। ये जो हम यहाँ पे बताया, दो अकाउंट बनाने हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L अकाउंट। एवरी प्रॉफिट भी ट्रांसफर टू एडजस्टमेंट अकाउंट। एवरी प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें 4 जगह प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये 4 चीजों में प्रॉफिट हमेशा इंक्लूड होता है। इन चारों का प्रॉफिट इस अकाउंट में तो हमने यहीं पर लिख दिया, बट स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में इनका प्रॉफिट हमेशा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस अगर है, एबनॉर्मल लॉस का भी प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, उसकी कॉस्ट हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। नॉर्मल लॉस एंड सरप्लस पूरा का पूरा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, पहले हमें जो है अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, कौन से अकाउंट में हमें कौन सी चीज दिखानी है वो हमें पता होना चाहिए। डेटर अकाउंट आपका वैसे ही बनेगा जैसा अभी तक आपका बनता था, ठीक है, बट यहाँ पर जैसे हमने डेटर अकाउंट में इधर हमने लिख दिया था क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हमारी स्टॉक से रिलेटेड है, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आएगी क्रेडिट सेल ही, बट क्रेडिट सेल ना लिख के ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखेंगे।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर है तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा आ जाएगा। गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम ब्रांच को तो वो स्टॉक अकाउंट से होगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उससे वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें सारा आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है, जिसमें भी जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है सारा का सारा प्रॉफिट आएगा। और नॉर्मल लॉस और सरप्लस, नॉर्मल लॉस और सरप्लस वो पूरा का पूरा आता है, ठीक है। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी एडजस्टमेंट अकाउंट की, वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। बैलेंसिंग फिगर ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट में एक तो आपके जो कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आएगी, इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरी, रेंट, बेड डेट्स, ठीक है, जैसा हम P&L अकाउंट में दिखाते थे वो सारे एक्सपेंसेस आपके P&L अकाउंट में आएंगे, ठीक। गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए थे तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी से हम कुछ पैसा भी रिसीव कर रहे हो, तो जो उनसे पैसा रिसीव करेंगे, सपोज इंश्योरेंस कंपनी 1500 रुपए हमें दे रही है, तो वो इंश्योरेंस के नाम पे जो 1500 मिलेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दिस इज हाउ वी मेक P&L अकाउंट। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। अब जो है इसका मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो क्वेश्चन हम करेंगे। लॉस पूरा एडजस्टमेंट में नहीं जाता है। एबनॉर्मल लॉस जो होता है, दो टाइप के लॉस आपने पढ़े हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा एडजस्टमेंट में जाएगा, नॉर्मल लॉस की बात कर रही हूँ। एबनॉर्मल लॉस, उसका प्रॉफिट एडजस्टमेंट में जाएगा, कॉस्ट P&L में जाएगी, ठीक है। जिसको लिखना है लिख भी लेना। नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा एडजस्टमेंट में जाएगा, एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट जो है एडजस्टमेंट में जाएगा, कॉस्ट P&L में जाएगी। शॉर्टेज अगर है, शॉर्टेज की कॉस्ट P&L में जाएगी, प्रॉफिट एडजस्टमेंट में जाएगा। सरप्लस, सरप्लस पूरा का पूरा आपका एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ये बुक से करा रही हूँ बेटा मैं, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। स्टॉक अकाउंट बनाना है तो जिस जिस ट्रांजैक्शन से हमारा स्टॉक अफेक्ट होता है वो सारी चीज हम स्टॉक अकाउंट में दिखाते हैं। और स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनता है। और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था डेटर सिस्टम में, तो हम सेम अकाउंट में प्रॉफिट अलग साइड पे दिखा देते थे, बट इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो वो जो हमारा प्रॉफिट जिसमें भी इंक्लूड है वो सारा हम एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो आपका प्रॉफिट किस किस चीज में इंक्लूड होता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, ये तो कॉमन है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, शॉर्टेज, ये सब है जहां पर आपको प्रॉफिट सेपरेट करना है। इन 6 चीजों में आपको प्रॉफिट सेपरेट करना है और एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाना है। इसके अलावा बच गया नॉर्मल लॉस, सरप्लस, वो कंप्लीटली एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन देखो, आई विल ब्रीफ इट अप। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से रह गया, दैट आई विल शो यू। आगरा हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू इट्स ब्रांच एट अलवर, तो ब्रांच कहाँ है? अलवर में है। एट इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट प्लस 50% है, मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट, तो दिस इज 1/3 ऑफ इनवॉइस प्राइस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन जो इन्होंने दिया है 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो उसको ऑन इनवॉइस प्राइस करने के लिए we'll add 1, तो 1/2 का हो गया 1/3, 50% इज हाफ, राइट। तो हाफ का हमने +1 किया तो वो 1/3 हो गया। All cash received by branch is remitted to Agra and all branch expenses are paid by head office. This is by default. तो यहाँ पर आपको you have to prepare what? Debtor account, stock account, branch adjustment account. तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मेथड ना बता के आपको अकाउंट का नाम बता दिया कि ये अकाउंट आपको बनाने हैं, एंड फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको क्या दी है? इंफॉर्मेशन आपको दी है, आपको स्टॉक दी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पेटी कैश, 3 चीजें आपको दी हुई है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस,
क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमारी डेटर जो रिटर्न करते हैं। कैश सेल्स, अलाउंस टू कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस, तो कस्टमर को जब भी अलाउंस दिया जाता है तो वो आपका एक तो स्टॉक अकाउंट में आता है और एक आपका एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, अलाउंस टू कस्टमर से जो है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा अफेक्ट होता है, तो वी शो इट इन द स्टॉक अकाउंट एंड इन द एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर है कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं सारे, स्टॉक विद ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और पेटी कैश का क्लोजिंग दिया है, डेटर का क्लोजिंग नहीं दिया, वो हम निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया हो तो फिर हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। वैसे तो टाइम इज अप, बट आई रिक्वेस्ट कि प्लीज थोड़ा सा टाइम आज एक्स्ट्रा दे दें ताकि ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूं। I hope you all have taken the screenshot. Tell me quickly. We have to do it fast, beta. We are running short of time. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अकाउंट बनाते हैं। टेकन? स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन का सबने? I'll stop share now. मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूंगी अब और मैं क्वेश्चन शुरू कराऊंगी। चलिए, तो इसमें हमें अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच हमारी अलवर ब्रांच है ना, तो वी विल स्टार्ट विद अलवर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अलवर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें तो हमें ऑलरेडी जो है इनवॉइस प्राइस पर दिया हुआ है, बट इन केस अगर आपको कॉस्ट प्राइस पर दिया हुआ होता तो उस केस में आप पहले उसको इनवॉइस प्राइस में चेंज करते, बट यहाँ पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्टॉक अकाउंट है, सबसे पहले आएगा बैलेंस बीडी, जो हमें ओपनिंग स्टॉक वैल्यू दी हुई है 66,000, इट इज ऑलरेडी ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इसके बाद इसमें तो हम सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड एंट्री लिखेंगे। फिर हमें दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो दिस इज गुड्स सेंट टू branch. Goods sent to branch 2,04,000. Goods returned to head office, तो this is goods return, तो ये आएगा goods sent to branch return to head office। जो branch ने goods return किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। रिटर्न कितने किए हैं इन्होंने? गुड्स 6,000 के। ठीक है, अब इसके बाद सेल्स हमें दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल तो हमारी डेटर से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पर आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट, ये है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर अकाउंट में जाती है, तो वहीं पे हम इसको मेंशन करेंगे, दिस इज 87,000। और फिर हमें कैश सेल्स दिया है, तो पहले हमें दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेटर्स अकाउंट से ही हुई है, तो दिस इज ब्रांच डेटर अकाउंट सेल्स रिटर्न। क्योंकि सेल्स रिटर्न आई तो इनका स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो कितनी सेल्स रिटर्न है? 3,000। फिर इसके बाद कैश सेल्स दिया है, कैश सेल्स कैश अकाउंट अफेक्ट करेगा, ब्रांच कैश अकाउंट कैश सेल्स, तो वो हमें दी हुई है 1,06,000। ठीक है, फिर हमें दिया है अलाउंस टू कस्टमर, तो ये मैंने आपको बोला इससे हमारा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस इज अलाउंस टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को जो अलाउंस देंगे तो वो अलाउंस हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, तो वो हमें कितने दिए हुए हैं? 2,000। फिर इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये तो सिर्फ डेटर अकाउंट में जाएगा और कैश अकाउंट अफेक्ट होगा इससे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, दिस इज एक्सपेंस,
तो डिस्काउंट अलाउड डेटर्स को कर रहे हैं, एक तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। फिर आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सारे एक्सपेंसेस हमारे P&L अकाउंट में ही जाते हैं, जो हमें यहाँ पर रेंट दिया है, सैलरी दिया है, पेटी कैश एक्सपेंस दिया है, ऑल एक्सपेंसेस वी यूज टू शो इन दी वेयर वी यूज टू शो इन द P&L अकाउंट। फिर आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख देते हैं, बैलेंस CD 69,000। बस स्टॉक से रिलेटेड यही एंट्री थी। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो सरप्लस होगा, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो शॉर्टेज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो देयर इज शॉर्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है 3,000 की शॉर्टेज आ रही है। वर्किंग नोट में आप देखोगे शॉर्टेज आएगी 3,000 की। ठीक, क्योंकि इधर की तरफ आपकी बैलेंसिंग फिगर 3,000 आ रहा है, तो शॉर्टेज मैंने बोला था शॉर्टेज इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसका प्रॉफिट अलग करेंगे और कॉस्ट अलग करेंगे, तो 1/3 ऑफ IP हो गया ना, तो इसका 1/3 किया तो 1,000 इज प्रॉफिट एंड 2,000 इज कॉस्ट। जो आपकी 3,000 की शॉर्टेज आई है, 3,000 की शॉर्टेज में आप इसका 1/3 करोगे तो दिस इज प्रॉफिट, तो दिस इज 1,000 रुपीज इज प्रॉफिट, 2,000 रुपीज इज कॉस्ट। तो प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा और कॉस्ट आपकी P&L अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोड ऑन शॉर्टेज। शॉर्टेज में जो लोड है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा 1,000, ब्रांच P&L अकाउंट कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, ये आपकी P&L अकाउंट में जाएगी 2,000 एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। शॉर्टेज इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस में जो इंक्लूड होता है वो एडजस्टमेंट में जाता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट आपके P&L अकाउंट में जाती है। ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड अकाउंट आपको बनाना है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, दिस इज अलवर ब्रांच डेटर अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है बैलेंस BD 22,000। ठीक है, डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिया 22,000। दूसरा हम लेते हैं क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हमारी यही वाली आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हमने कहाँ दिखाया हुआ है, स्टॉक अकाउंट में दिखाया हुआ है। तो ये हमारा कितना आया, क्रेडिट सेल्स है 87,000। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम डेटा से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस वगैरह हमें दिया है, जैसे सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न दिया है, तो सेल्स रिटर्न हम स्टॉक अकाउंट में मेंशन हमने किया हुआ है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न। ठीक है, वो कितना है 3,000। इसके बाद हमने यहाँ पर इनसे कैश रिसीव्ड किया है डेटर से, तो वो कैश अकाउंट उससे अफेक्ट होगा, ब्रांच कैश अकाउंट। कितना कैश रिसीव कर रहे हैं 93,000। फिर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं डेटर्स को, तो वो एक्सपेंस है, ब्रांच P&L अकाउंट। डिस्काउंट हमारा कहाँ शो होगा, ब्रांच P&L अकाउंट में। ठीक, तो ये हमने कितना डिस्काउंट अलाउड दिया है 2,400। और कुछ जो हमें यहाँ पर दिखाना है, आई थिंक यही दिया हुआ है हमें इससे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, और कुछ तो नहीं दिया है ना। बस यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर डेटा का निकाल लेंगे। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर that is rupees 10,600। क्लोजिंग डेटर्स जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई वो आई हमारी
10,600। ठीक है, 2 अकाउंट कंप्लीट हो गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट से बनता है ऑलवेज। बिल्कुल ठीक है निशा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं दोबारा बता रही हूँ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, हम सारा प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली दिखा रहे होते हैं। ठीक, तो 4 तो आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 66,000 का ओपनिंग स्टॉक है, तो यहां पर आ गया स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। दिखाना उसी तरीके से है जैसा डेटर सिस्टम में दिखाया था, बस अलग अकाउंट में दिखाना है, एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर 1/3 हम निकाला है, 1/2 ऑन कॉस्ट था, तो 1/3 ऑन दिस, तो 1/3 ऑफ 66,000। ओपनिंग स्टॉक हमारा 66,000 है, उसका 1/3 हो गया 22,000। ठीक है, फिर है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी हमारा प्रॉफिट पे है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में लोड, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर करते थे। तो इसका 1/3 निकालेंगे, 1/3 ऑफ 2,04,000, 68,000। इन दोनों का हो गया। अब इधर आते हैं, इधर हमें सबसे पहले गुड्स रिटर्न दिख रहे हैं ना, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न लोड ऑन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। यहां पर हम किस पे लोड निकाल रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस पर। तो इसका 1/3, तो ये हो गया हमारा 2,000। 6,000 का रिटर्न है, उसका 1/3 2,000 इज द प्रॉफिट। और एक क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, वो है हमारा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो ये है 69,000, इसका 1/3 हुआ 23,000। तो ये तो बेसिक 4 चीजें हैं जिनमें हमेशा हमें निकालना है, जो आपने पिछले अभी क्वेश्चन में भी निकाला था, डेटा सिस्टम में भी इन 4 चीजों पर तो लोड हमेशा निकलेगा। अब बाकी इस अकाउंट में जहां पर भी एडजस्टमेंट अकाउंट हमें दिखेगा, वो अमाउंट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एक एडजस्टमेंट अकाउंट हमें ये दिख रहा है 2,000, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो अलाउंस कस्टमर को दिए थे 2,000, वो अलाउंस का अमाउंट एडजस्टमेंट में आया। इसके अलावा शॉर्टेज में जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर आएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट शॉर्टेज, लोड ऑन शॉर्टेज, तो वो हमारा कितना है 1,000। दैट्स इट। जो हमारा एडजस्टमेंट वाला था, बेसिक 4 चीजें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, ये चारों तो हमने लिख दिए। इसके अलावा जो हमें दिया हुआ है, जैसे अलाउंस दिए हुए थे, शॉर्टेज पे प्रॉफिट दिया हुआ था, वो हमने सारा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो जितनी जो एडजस्टमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम फाइनली निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस लॉस प्रॉफिट ही आ रहा है। हाउ मच, ये हुआ 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया 62,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹62,000। ठीक है, फाइनली वी हैव टू मेक 37,000। क्या है बेटा, 37,000 नहीं है, 62,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चेक करो, 68,000 है, ये लिया है ना। नाउ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट इज 62,000। ठीक है, ये हमारा नेट जो हमारा P&L अकाउंट बनता है उसी की तरीके से बनेगा। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। 37 कैसे आ रहा है बेटा? 22,000 क्रेडिट साइड पर 22,000 आपका स्टॉक रिजर्व है, 68,000 आपका लोड है गुड्स सेंड टू ब्रांच, और इधर आपके 2,000 रिटर्न पे लोड है, 23,000 क्लोजिंग स्टॉक पे लोड है, 2,000 अलाउंस है और 1,000 लोड ऑन शॉर्टेज है। तो बैलेंसिंग फिगर 62,000 आएगी। तो P&L अकाउंट में सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो सारी यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये P&L अकाउंट हमें दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज वो यहाँ पर आ जाएगी। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज 2,000। ठीक है, इसके अलावा डेटर अकाउंट में जाएंगे तो जो डिस्काउंट अलाउड था वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये कितना आएगा? ब्रांच डेटर अकाउंट 2,400। ये दो एक्सपेंसेस तो यहाँ से आ गए। बाकी एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस कैश पेड बाय, ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए हमें हेड ऑफिस से जो है कैश रिसीव हुआ है, जैसे रेंट दिया है, सैलरी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस निकालेंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सपेंस हैं? 2,000 आपका रेंट है, नहीं 2,400 रेंट है, प्लस 24,000 सैलरी है। अब यहाँ पर पेटी कैश का आपको कैश रिसीव्ड दिया है, दिस इज कैश रिसीव्ड, बट पेटी एक्सपेंसेस कितने हैं वो हमें नहीं दिए। तो वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में पेटी एक्सपेंसेस आपको निकालना है। पेटी एक्सपेंसेस आपको गिवन नहीं है, पेटी एक्सपेंसेस आपको निकालना है। तो पेटी एक्सपेंसेस का, पेटी का कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, 500 रुपए इनके पास थे, पेटी कैश के नाम पर 500 रुपए इनके पास थे, और हेड ऑफिस से और कितने मिल गए? ये जो कैश पेड बाय हेड ऑफिस है 2,000, यही मिले हैं ना। इसमें आपको जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, दिस इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हमें हेड ऑफिस से 2,000 रुपए पेटी कैश के नाम पर मिल गए। तो इनके पास टोटल अमाउंट हो गया 2,500। 2,500 में से क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 100 रुपए, तो बाकी क्या है? दिस 2,400 इज द एक्सपेंसेस, दीज आर पेटी एक्सपेंसेस। तो ये यहाँ पर पेटी एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने एक्सपेंसेस हो गए? 28,800। टोटल एक्सपेंसेस आर 28,800। आप एक्सपेंस अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। आपको एक्सपेंस अकाउंट बनाना है बना सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस आपके आएंगे। डिस्काउंट अलाउड आपका आ गया, रेंट, सैलरी और पेटी एक्सपेंसेस। यहाँ पर पेटी एक्सपेंसेस गिवन नहीं थे, पेटी कैश अमाउंट रिसीव्ड था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश था, क्लोजिंग कैश था, तो पेटी एक्सपेंसेस हमने वहां से ये निकाल लिए। ठीक है, बस सारे एक्सपेंसेस हम लिख चुके, यही एक्सपेंसेस हमें दिए हुए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इट शुड बी 28,800. This would be the net profit from this P&L account, 28,800. ऐसे आपको यहाँ पर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम करना है। ठीक है, अब पूछो किसी को कुछ पूछना है तो, बिकॉज यही दो मेथड थे आपके ब्रांच अकाउंट में, एक डेटा सिस्टम और बिल्कुल ठीक है निशु 28,800। तो यही दो आपके मेथड होते हैं इसमें, डेटा सिस्टम में, डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ब्रांच अकाउंट में बेसिकली। ठीक है, तो
डेटा सिस्टम तो इजी था, एक ही अकाउंट बेसिकली बनाना था, इसमें 4 अकाउंट बनाने हैं, बट एक बार फॉर्मेट याद कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। तो आप बुक में से 10 ईयर में से, अच्छा 10 ईयर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन उसका बुक में भी मिल जाएगा, नहीं तो 10 ईयर में भी मिलेगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिफरेंट आया था, आपके जो अभी तक के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट ईयर पेपर वाज टोटली डिफरेंट। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है पेपर आ जाए, क्योंकि एक बार पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो आगे के लिए भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसलिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सब बिल्कुल अच्छे से करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तरीका भैया वो क्वेश्चन सिर्फ थोड़े लेंदी हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज मिला के एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको उस पेपर को, ये है फुल फ्लेज क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ 15 मार्क क्वेश्चन, 11 से 15 नंबर का ये सवाल, 10 से 15 नंबर का ये सवाल आपका होगा, ठीक है। बट लास्ट ईयर का पेपर बिल्कुल अलग था, तो इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ लास्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बिल्कुल अलग था। 10 ईयर में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बुक है, बुक में भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, JR मोंगा में दिया हुआ है लास्ट ईयर का पेपर। तो उसको किसी के पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करके फोटोकॉपी करा सकते हो, फाइन। तो दिस इज द एंड ऑफ योर क्लासेस। आई थिंक आज तो लास्ट क्लास ही थी, लास्ट टाइम तो मुझे कंफ्यूजन था, बट टुडे इज द लास्ट क्लास। So I wish you all the very best for your exam. Do your best. अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो, ठीक है। All the best everyone. But do revise question paper of last year. Anything to ask? Otherwise we can end up this meeting now. बेटा मैं टीम्स पे एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे फोन में भी टीम्स नहीं है, तो मुझे नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं टीम के। तो आप 10 ईयर में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आप सेंड कर देना, हो सकता है अगर मैं ओपन करूंगी तो आई विल सी कि कोई नोटिफिकेशन होगा, तो आई विल जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। गुड बाय, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।